हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मैं आपको इनकी पूरी डिटेल्स दूंगी ताकि आगे जो अदर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने उनको आप आसानी से कर पाएँ। स्पेशली ये एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो एग्ज़ाम अभी हमारे आने वाले हैं रेलवे के, उसके लिए ये बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। पहला ऑप्शन है 1576, फिर है 1526, 1556, 1536। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि 1556 इसका आंसर होगा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1576। 1576 में क्या हुआ था। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की फौज के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप अकबर की फौज के बीच हुआ था। अकबर की फौज, ठीक है, अकबर की फौज के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की फौज के बीच हुआ था। और लीड कौन कर रहा था? मान सिंह प्रथम लीड कर रहे थे। ठीक है, मान सिंह प्रथम लीड कर रहे थे। अकबर की फौज से मान सिंह प्रथम लीड कर रहे थे, जो अम्बेर के राजा थे। नेक्स्ट है हमारा 1526। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में। और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीता था। कौन जीता था? इसमें बाबर जीते थे। कौन जीता था? बाबर की विजय हुई थी। और फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके। ठीक है, बाबर ने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना करी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी। मुगल वंश की स्थापना करी किसको ख़त्म करके? दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके मुगल वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है 1556। 1556 में सेकेंड युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और अकबर की टीम से इसको लीड कौन कर रहा था? क्योंकि अकबर बहुत छोटे थे उस टाइम। कितने वर्ष के थे? अकबर 13 वर्ष के थे। उस टाइम अकबर 13 वर्ष के थे। तो उनकी जो टीम को लीड कर रहे थे वो थे बैरम खान, और अकबर की विजय हुई थी। बैरम खान लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है 1536। हेमू किसको लीड कर रहे थे? हेमू अफगानी फोर्स को लीड कर रहे थे। किसको? अफगानी फोर्स को। अफगानी फोर्स को हेमू अफगानी फोर्स को लीड कर रहे थे। हेमू अफगानी फोर्स को लीड कर रहे थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध। थर्ड युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? मराठा सेना और अफगान सेना के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठा सेना और अफगान के बीच हुआ था। अफगानी सेना के बीच हुआ था। मराठा सेना और अफगानी सेना के बीच हुआ था। ठीक है, अफगानी सेना को कौन लीड कर रहा था? एमएस अब्दाली लीड कर रहे थे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा था अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बाबर विजयी हुआ था। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा सेना और अफगानी सेना के मध्य। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
इसका आंसर हो जाएगा बी, हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। और पेरिस में किसका मुख्यालय? पेरिस में है यूनेस्को का। किसका है? यूनेस्को का। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इनको देख के जाएं। न्यूयॉर्क में किसका है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का। न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का। यूनिसेफ, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में किसका किसका मुख्यालय है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है WHO, WTO, ILO और WMO। इन सब का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और फिर वाशिंगटन DC में किसका है? जैसे हमने कह दिया कि, इसी तरह हमने कहा कि वाशिंगटन DC में किसका है? वाशिंगटन DC में। ये इम्पोर्टेंट है, कुछ जो आपको ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। वाशिंगटन DC में किसका है मुख्यालय? IMF का है। IMF का है। वर्ल्ड बैंक का है। IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है। 1944 में दोनों बने थे। कहाँ बने थे? 1944 में दोनों बने थे। IMF और वर्ल्ड बैंक 1944 में इनकी स्थापना हुई थी। 1944 में इनकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी पूछ सकता है कि तो ये फ्रांस के लियोन में, फ्रांस लियोन में, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस लियोन में। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग में, नीदरलैंड में स्थित है। यहाँ पे हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में जान लेंगे कि थोड़ा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यूनेस्को क्या होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, UNE। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। तो इसका मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। इसी तरह हमारा देखेंगे जिनेवा में कौन सा है। तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेटाबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह वाशिंगटन DC में किसके हेडक्वार्टर्स है? IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक के जो मुख्यालय है वहाँ कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा है कंप्यूटर क्षेत्र में URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, उनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो उसी का क्वेश्चन है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म होता है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल, पहला होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। सेकंड है कि यूनिक रिवोक्ड लोकेटर होता है। फोर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसी तरह अगर हमसे पूछ लेता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर हमसे पूछ ले HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में
पूछे जाते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमसे अगर पूछ ले ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हमसे पूछ ले कि GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, GPU, अगर हमसे पूछ ले GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, GPU, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा बायोस, BIOS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी तरह अगर हमसे पूछ ले कि LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है। इसी तरह अगर हमसे पूछ ले लेड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमसे पूछ ले कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जितने वो ऑप्शंस दिए होंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कितने सारे फुल फॉर्म बताए जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका URL का पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। और इसमें कौन कौन शामिल था, आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रनाडे थे, MG गोविंद रनाडे, MG गोविंद रनाडे और केशव चंद्र सेन। कौन कौन था, केशव चंद्र सेन। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। इससे पहले इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना करी थी 1800। इससे पहले इन्होंने
इससे पहले इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना करी थी। आत्मीय समाज की स्थापना करी 1814 और 15 में। फिर बाद में यही मॉडिफाई होके ब्रह्म समाज बन गया। 1814-15 में इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना करी। बाद में जो मॉडिफाई होके 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज बना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। राजा राम मोहन राय ने की कुछ बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। राजा राम मोहन राय की बुक्स जो हैं, जैसे इन्होंने पारसियों के लिए अखबार चलाया था, मिरातुल अखबार। किसके लिए चलाया था? पारसियों के लिए, ठीक है। मिरातुल अखबार पारसियों के लिए चलाया था। मिरातुल अखबार पारसियों के लिए चलाया था। इनकी बुक थी गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। ये एक ईश्वरवाद को मानते थे, मतलब एक भगवान में आस्था रखते थे। नेक्स्ट बुक है इनकी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी बुक है। ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट बुक है इनकी संवाद कौमुदी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना करी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत की रचना करी थी। किसकी रचना करी थी? राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत की रचना करी थी, आनंद मठ में लिखा गया है। राष्ट्रगीत कहाँ पे लिखा गया है? आनंद मठ में लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत की रचना करी थी। आत्माराम पांडुरंग इस क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 512, 530, 552, 542। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, तो हम पहले जान लेंगे कि लोकसभा के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो लोकसभा कौन से उसमें आती है? तो लोकसभा 81 में आती है। 80 में राज्यसभा होती है और 79 में संसद होती है, ठीक है। तो लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा में चुनाव कैसा होता है, ठीक है। तो लोकसभा में चुनाव होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। और मैंने लोकसभा के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है। तो इसमें पूछा गया है कि अधिकतम संख्या लोकसभा में किसमें होती है? लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 550 अधिकतम संख्या हो सकती है। 530 जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं और जो 20 होते हैं वो यूटी से, ठीक है। ये राज्यों से होते हैं। 530 किससे होते हैं? राज्यों से होते हैं। और 20 जो होते हैं यूटी से होते हैं। और 104 संविधान संशोधन के द्वारा, जो हमारा 104 संविधान संशोधन था, जो दो एंग्लो इंडियंस को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, संशोधन के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, वो ख़त्म कर दी गई थी। कब ख़त्म करी गई? 2020 में। 2020 में ख़त्म कर दी गई। तो
लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 552। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आप सभी को पता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। कानपुर में क्या है? कानपुर में दाल अनुसंधान संस्थान है, दाल और चीनी। ठीक है, कानपुर में दाल और चीनी अनुसंधान संस्थान है। कटक में क्या है? कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। क्या है? कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। और नेक्स्ट है हमारा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना अनुसंधान संस्थान है। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान है। और इसी तरह अगर हमसे पूछ ले कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर है? राजमुंदरी। राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। अगर पूछ ले कि ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ड्रग्स, तो ये हमारा कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में ड्रग्स अनुसंधान संस्थान है। इसी तरह अगर पूछ ले कि सिडबी का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सिडबी, तो ये भी हमारा लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। कानपुर में क्या है? दालें और चीनी अनुसंधान संस्थान है। कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान है। तंबाकू राजमुंदरी में है। और सिडबी कहाँ का है अनुसंधान संस्थान? सिडबी का मुख्य लखनऊ में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पहला ऑप्शन है चाइना, जापान, फ्रांस और रशिया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 स्थायी होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य जो कार्यकाल होता है, ये पूछा जाता है कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। और जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको उनको कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है फ्रांस, रशिया। पहला होता है फ्रांस होता है, फिर रशिया होता है, फिर अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। तो इसमें से कौन सा नहीं है? जापान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? जापान। इसको हम 5 स्थायी सदस्य को ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हमारा ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि जैसे वो फॉर्मूला नहीं होता F1 रेस, F से हो गया फ्रांस, R से हो गया रसिया, A से हो गया अमेरिका, C से हो गया चाइना, E से हो गया इंग्लैंड। एक मिनट, E से हो गया इंग्लैंड। तो ये हमारे 5 सदस्य होते हैं, 5 देश होते हैं जो परमानेंट होते हैं, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? हुमायूं टॉम, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। तो इनमें से कौन सा है जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? आगरा में।
तो ये दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? आगरा में। हुमायूंस टॉम्ब कहाँ पर है? दिल्ली में है। हुमायूं का जो मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और हुमायूं ने दीन पनाह बनाई थी। अब सभी को पता होगा कि हुमायूं ने दीन पनाह बनाई थी। जो इंडिया गेट है ये भी दिल्ली में है। इंडिया गेट ये भी दिल्ली में है। और इसको डिज़ाइन किसने किया था? एडविन लुटियन ने इसको डिज़ाइन करा था। डिज़ाइन किसने करा था? एडविन लुटियन ने। डिज़ाइन किसने किया? डिज़ाइन करा था एडविन लुटियन ने। किसने करा था? एडविन लुटियन। एडविन लुटियन ने इसको डिज़ाइन करा था। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में है। और इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। अलाई दरवाज़ा को किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा ये आगरा में है। और इसको किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? अकबर। जब अकबर की गुजरात में विजय हुई थी तो आगरा में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। और डिज़ाइन किसने करा था? एडविन लुटियन ने करा था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? आगरा में है। अकबर ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कहाँ पर है? अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में है। कहाँ पर है? अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, शूद्रक, कल्हण और अष्टाध्यायी। ठीक है, तो यहाँ पे राज तरंगिणी के लेखक कौन है? आप सभी को पता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। इसी प्रकार कालिदास की रचनाएं भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं करी थी? कालिदास ने कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतुसंहार नामक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी। कुमार संभवम, मेघदूतम और मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतुसंहार ये कालिदास की रचनाएं हैं। और राज तरंगिणी किसकी रचना है? राज तरंगिणी कल्हण की रचना है। राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की। ठीक है, राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। और पतंजलि किसकी है? पतंजलि महाभाष्य। पतंजलि किसने लिखी? महाभाष्य ने। इसी प्रकार पतंजलि को किसने लिखा? पतंजलि ये महाभाष्य ने लिखी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। कालिदास की रचनाएं हैं कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहार। और पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, पतंजलि
महाभाष्य ने लिखी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।